नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी इस वीडियो कक्षा में व्याकरण के मूल आधार भाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, लिपि, उच्चरित ध्वनियाँ, वर्ण, अक्षर, भाषा के नियम, शब्दों का निर्माण, वाक्य रचना, व्यवहारिक प्रयोग, साहित्य किसे कहते हैं, साहित्य का संचित कोश क्या है, साहित्य की विधा, वर्ण भेद, वर्ण विच्छेद, शब्द विचार, ध्वनियाँ, पद किसे कहते हैं, शब्दों का प्रयोग, शब्दों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण इत्यादि को यहाँ पर पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम भाषा क्या है, किसे कहते हैं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, वैसे हम लोगों ने अपने व्याकरण के पहले वीडियो में ये सारी चीज़ें पढ़ लिया है, फिर भी इसे हम दोहराएंगे, इसका पुनरावर्तन करेंगे ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएं। ठीक है, भाषा को देखेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य लिखकर, पढ़कर, बोलकर तथा सुनकर अपने भावों, विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के निम्न रूप होते हैं, जैसे मौखिक भाषा या कथित भाषा और दूसरा लिखित भाषा। अब आपको याद आ गया कि हमने ये सब तो पढ़ लिया है। वैसे तो स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली भाषाओं के अलावा आप किसी भी भाषा को सीख सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपको प्रयत्न और अभ्यास करना पड़ेगा और उसके लिए उस भाषा के व्याकरण को भी पढ़ना और समझना पड़ेगा। ठीक है, मातृभाषा को भी देख लेते हैं कि ये क्या होती है। माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली जिस भाषा से बच्चे का सबसे पहले परिचय होता है, उसे ही उसकी मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, अब हम राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा को भी समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब आप नहीं जानते हैं बच्चों, हम तो इसका पुनरावर्तन कर रहे हैं, पढ़ थोड़े ही रहे हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रभाषा और राजभाषा की। बच्चों, हमें पता है कि भारत एक विशाल देश है, यहाँ पर कई राज्य हैं और उनकी अपनी भाषा है, अतः वह भाषा राजभाषा बन जाती है। और राष्ट्रभाषा, हर एक राज्य की अलग अलग भाषा होने पर भी एक भाषा ऐसी होती है जो देश के अधिकतम लोगों द्वारा बोली व समझी जाती है और यही राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है बच्चों, अतः भारतीय संविधान के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसलिए हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। अतः हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। बच्चों, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं और लिपि को भी समझ लेते हैं। आपको पता ही होगा कि एक समय ऐसा था जब भाषा का मौखिक रूप ही प्रचलित था। लोग केवल बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते थे, क्योंकि उस समय आज की तरह औपचारिक स्कूल, पुस्तक, पुस्तिकाएं कुछ भी तो नहीं था। पहले के छात्र गुरु के पास बैठकर विचार विमर्श द्वारा ज्ञान प्राप्त करते थे, परंतु यह ज्ञान उन लोगों तक ही सीमित रह जाता था जो इसे सुनते अथवा विचार विमर्श में हिल लाते थे। धीरे धीरे मनुष्य ने उन्नति, प्रगति की और उच्चरित ध्वनियों को निश्चित चिन्ह प्रदान किया। यही चिन्ह लिखित भाषा के वर्ण अथवा अक्षर बने। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा की उच्चरित ध्वनियों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। बच्चों,
आप जानते ही होंगे कि हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ठीक है, अपने स्क्रीन पर देखिएगा, भाषा और लिपि दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, संस्कृत की लिपि देवनागरी है, उर्दू की फ़ारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, बंगला की बांग्ला, जर्मन की रोमन, फ्रेंच की रोमन इत्यादि। तो आप सभी ने लिपि के महत्व को भी समझ लिया। लिपि के कारण ही ज्ञान विज्ञान के कोश को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं और अपने दिमाग पर जोर देकर अन्य व्याकरण का भी पुनरावर्तन कर लेते हैं। ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं बच्चों? हम यातायात विभाग के सिपाही को सड़क के नियमों का संकेत करते हुए देखते हैं। यदि हम उसका पालन न करें तो दुर्घटना हो सकती है। ठीक इसी प्रकार भाषा के भी कुछ नियम होते हैं जिनका संकेत हम व्याकरण द्वारा प्राप्त करते हैं। ये हम जानते हैं कि किस प्रकार शब्दों का निर्माण होता है, वाक्य रचना करते समय कौन सा शब्द कहाँ और क्यों रखा जाता है इत्यादि। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्धता से बोलना व लिखना सिखाता है। बच्चों, आप लोगों को बार बार बताया जाता है कि यदि आप हिंदी भाषा के व्याकरण को समझना चाहते हैं तो उसके नियमों को रटना छोड़ दें और अधिक से अधिक हिंदी पुस्तकें पढ़कर उनका व्यवहारिक प्रयोग करें। तो साहित्य क्या है, जरा इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, हर एक भाषा में ज्ञान की बातों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इन्हीं सब बातों से मनुष्य जाति का कल्याण होता है और यही संचित कोश उस भाषा का साहित्य कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य की कई विधाएं हैं जिसे हम अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ते हैं, जैसे गद्य, पद्य, निबंध, कथा, कहानी, एकांकी, रेखा चित्र, संस्मरण इत्यादि। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में वर्ण भेद को विस्तार से पढ़ लिया है। स्वर व्यंजन, संयुक्ताक्षर और द्वित व्यंजन। ठीक है, वर्ण विच्छेद को भी हमने पढ़ लिया है। फिर भी कुछ शब्दों का वर्ण विच्छेद कर लेते हैं, जैसे भारत। भ पे आ जुड़ जाएगा, आ के साथ र जुड़ेगा, र के साथ अ जुड़ेगा और अ के साथ त जुड़ेगा और त के साथ फिर अ जुड़ेगा। इस तरह से ये वर्ण विच्छेद हो गया आपका भारत। थोड़ा और आगे चलेंगे तो हम शब्द विचार को भी देखेंगे। जिस तरह से भाषा के निर्माण के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार एक माला को बनाने के लिए फूलों की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से अलग अलग शब्दों का वाक्य में एक निश्चित स्थान होता है। जब हम बोलते हैं तब ध्वनियों का सहारा लेते हैं। ठीक है, और ध्वनियाँ वर्ण कहलाती। वर्णों में से शब्द का निर्माण होता है, जैसे भ में अ जुड़ा है और उसके साथ व जुड़ा है, व के साथ अ जुड़ा है, अ के साथ न जुड़ा है, न के साथ अ जुड़ा है। ठीक है, और इन सबको मिला दिया गया तो भवन शब्द बन गया। ठीक है बच्चों, हर एक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। हम कलम शब्द को भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कलम लिखने की लेखनी है। ठीक है, और दूसरे शब्द को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कमल, यानी यह एक फूल का नाम है। ठीक है, तो आपको याद आ गया ना कि हर एक वर्ण का शब्द में निश्चित स्थान होता है। यदि हम वर्णों का क्रम बदल देंगे
तो उस शब्द का अर्थ भी बदल जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि ध्वनियों या वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम शब्द और पद का भी पुनरावर्तन कर लेते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द अपने आप में भाषा की छोटी इकाई होते हैं। इनका अपना अर्थ होता है, परंतु जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो व्याकरण के नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों, कभी कभी इन शब्दों के रूप भी बदल जाते हैं। अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों को वाक्यों में एक निश्चित स्थान पर रखना पड़ता है, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे हम कह सकते हैं, एक फूलों की माला ले आइए। ठीक है, इस वाक्य को देखिएगा। वहीं पर दूसरा वाक्य इस प्रकार है, फूलों की एक माला ले आइए। ठीक है, अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि शब्द का स्थान बदल देने से वाक्य के अर्थ पर भी प्रभाव पड़ता है। जब व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वे पद कहलाते हैं। शब्दों के वर्गीकरण को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं और समझ लेते हैं। वैसे हमने इसे समझ रखा है पहले से ही, फिर भी इसका पुनरावर्तन करेंगे। बच्चों, हम यहाँ पर इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हर एक भाषा में अनगिनत शब्द होते हैं और इन्हीं शब्दों से भाषा समृद्ध बनती है। बच्चों, कभी आपने सोचा है कि ये शब्द कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, इन शब्दों में क्या कोई परिवर्तन हो सकता है, इनके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं? इस आधार पर हम शब्दों के वर्गीकरण को देखेंगे। ठीक है, इतने सारे सवाल आपके मन में जब उभरते हैं तो उनको ढूंढ लेना चाहिए, खोज लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसके उत्पत्ति के आधार पर ध्यान देंगे। बच्चों, जिस प्रकार भारत के विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोग अपनी विभिन्नता बनाए रख कर भी भारतीय कहलाते हैं, ठीक उसी तरह से अलग अलग स्थान से जन्म लेने पर भी हमारी भाषा के शब्द हिंदी भाषा के शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति के 4 स्रोत माने जाते हैं, जिसे हम अपने पिछले वीडियो कक्षा में पढ़ चुके हैं। फिर भी इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द तत्, धन, सम 2 शब्दांशों के मिलने से बनता है। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, अर्थात उसके समान। ठीक है बच्चों, यहाँ उसके से तात्पर्य संस्कृत भाषा से है। यह हम भली भांति जानते हैं कि हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है, इसलिए आज भी संस्कृत के अनेक शब्दों को ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, जैसे सूर्य, अग्नि, दधि, भ्राता, धृत, ग्राम, कूप आदि। तो बच्चों, यही शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आपको याद आ गया। ठीक है, चलिए तद्भव शब्द को भी दोहरा लेते हैं। तद्भव शब्द तत्, धन, भव 2 शब्दांशों के मेल से बनता है। तत् का अर्थ है उससे, अर्थात संस्कृत से। भव का अर्थ है होने वाला। हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा के तो हैं, परंतु हिंदी में उनका सरल रूप प्रयोग में लाया जाता है, वे ही तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरणों को हम देख लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिएगा। तत्सम और तद्भव शब्द: चंद्र, चांद, दंत, दांत, हस्त, हाथ, उच्च, ऊंचा, रात्रि, रात। ऐसे ही बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं, जिसे हमने अपनी पिछली वीडियो कक्षा में
देख लिया था और पढ़ लिया था। देशज को भी हम देख लेते हैं। देश धन ज अर्थात देश में जन्म लेने वाले। ठीक है बच्चों, हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जिन्हें परिस्थितियों और ज़रूरतों के हिसाब से गढ़ लिया जाता है, अपना लिया जाता है। ये देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे थैला, डिबिया, लोटा इत्यादि। अब विदेशी शब्द को भी हम देख लेते हैं। आप इतिहास को पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं कि हम भारतीयों को सैकड़ों साल तक कई विदेशियों के संपर्क में रहना पड़ा था, अतः हिंदी भाषा पर इसका भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। उनके साथ संपर्क के कारण हिंदी भाषा में कई भाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है, जैसे पेन, कार, शाबाश, लायक इत्यादि। ऐसे कई शब्द हैं जिसे आप जानते हैं और हमने पढ़ लिया है। बच्चों, जब भी आप हिंदी भाषा का प्रयोग मौखिक या लिखित रूप में करें तो किसी भी प्रकार के शब्द का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि भाषा सरल, सहज हो और अर्थ को व्यक्त कर सके और सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को आसानी से समझ सके। यही कारण है कि समय समय पर हिंदी भाषा ने देशी विदेशी भाषाओं को अपना लिया है, ताकि हम आसानी से अपने भावों को प्रकट कर सकें। मुझे लग रहा है अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो बच्चों, हम अपने इस वीडियो कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अपने अगले वीडियो कक्षा में व्याकरण के रचना व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं को पढ़ेंगे। इसे आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ठीक है। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।